दोस्तों वेलकम बैक। मेरा नाम है सीए अंकित गंगवाल। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था शुड वी प्रीपे आवर हाउसिंग लोन। उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हमको प्रीपे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इफ इन केस आपने डिसाइड किया था कि आपको लोन को प्रीपे करना है और आप अपने हाउसिंग लोन से छुटकारा पा सकते हैं, अब जब आपने लोन को प्रीपे कर दिया है, अब जो आपकी ईएमआईज की सेविंग हो रही है, जो आपकी मंथली इनकम्स में से आपकी ईएमआईज कटती थी, वो अब आपको रीपे नहीं करनी पड़ेगी। अब उस अमाउंट का क्या किया जाए? यू नाउ नीड टू टेक अ वाइजर डिसीजन, क्योंकि आपका पहले भी खर्चा निकल ही रहा था। नाउ यू हैव सम सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद यू। टेक अ वाइजर डिसीजन कि अब इस अमाउंट को कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what to do after you have repaid your housing loan. So फाइनली दोस्तों, आपका होम लोन पूरा पे हो चुका है। अब आपके मन में थोड़ी सी शांति आई होगी, एक टेंशन तो कम हुई। अब अपने पास दूसरा पॉइंट आता है कि अब जो मेरे पास सरप्लस फंड्स बचे उसका क्या करें। अब यहाँ पे जो सरप्लस फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने ये तो रियलाइज कर ही लिया होगा कि अगर आपके पास पहले अवेलेबल होते तो आपको ये लोन शायद से इतना बड़ा लेना नहीं पड़ता। सो नाउ इट्स अ राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन कि अब आप अपने पैसे को सेव करें या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आए तो आपको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। इफ यू आर अ पर्सन हु डायरेक्टली वांट्स टू परचेज अ न्यू प्रॉपर्टी एंड अगेन हैव अ न्यू हाउसिंग लोन, इट इज डेफिनेटली योर कॉल। बट अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं और उसके ऊपर इनकम अर्न करना चाहते हैं, अनटिल अनलेस उस इन्वेस्टमेंट, उस हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा रेंटल इनकम या फिर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो अगेन फॉर अ न्यू हाउसिंग लोन। इट इज बेटर आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें। इन माई पर्सनल ओपिनियन, आप सबके पास एक मेडिक्लेम तो होता ही है, बट एक मेडिक्लेम के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस होना बहुत नेसेसरी है। दोस्तों मैंने खुद ने अपनी फैमिली में देखा है, आजकल हार्ट डिजीजेस, स्टंट लगना, डायबिटीज का ट्रीटमेंट होना, किडनी का ट्रीटमेंट होना बहुत नॉर्मल हो गया है। और ये सब जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कभी कभार मेडिक्लेम के अंदर भी कवर नहीं होते। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल आप थोड़ा सा फंड निकाल के रखें, अपनी जो एक्स्ट्रा सरप्लस आपके पास अवेलेबल है फॉर योर इमरजेंसी यूजेज ऑफ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अदर देन दैट, अगर आपके पास अभी भी कोई और लोन बाकी है, लाइक एनी कार लोन और एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन जो अभी तक पे नहीं हुआ है, जिसपे इंटरेस्ट आप ज्यादा पे कर रहे हैं, इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले उसको पे कर दीजिए। Why to pay higher rate of interest when you are investing and getting lower rate of interest incomes from them? It is always good कि आप पहले आउटगो जो है उसको बंद कीजिए, आपका इंटरेस्ट इनकम को जो आउटगो हो रहा है उसको मिनिमाइज करके क्लोज कीजिए, फिर उसके बाद अपनी इनकम्स को जनरेट करना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन मेंटालिटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हम हमेशा सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे चिल्ड्रंस के फ्यूचर्स के लिए कुछ सेव कर सकें। So this is the right time now when you have surplus funds available with you, start investing in the future of your children. आप उनके लिए कोई प्लान्स ले सकते हैं जहाँ पे उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, या फिर आप कुछ अपने फिक्स डिपॉजिट्स बना सकते हैं जो उनके बाद में फ्यूचर में उनकी फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए या फिर उनके अदर प्रोफेशनल पर्पसेस के काम आ सके। किसी भी तरीके से उनको अगर बेनिफिट हो सकता है, इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर। अब तक अपन ने देख लिया, हमने हमारे बच्चों के बारे में सोच लिया, हमने हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली के बारे में सोच लिया कि उनके मेडिकल खर्चे मैनेज है। बट व्हाट अबाउट यू? यू विल डेफिनेटली रिटायर वन डे। सो आपको अपने रिटायरमेंट फंड्स भी इकट्ठे करने हैं। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ लाइफ अवेलेबल आफ्टर पेइंग योर 10-year लोन और 15-year लोन और 20-year लोन। आपकी वर्किंग लाइफ जो होती है वो बहुत मिनिमल रह जाती है। यू नीड टू इंश्योर आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ कर सकें। जो भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका बिजनेस बंद हो जाए और प्राइवेट कंपनी वालों के पास कोई पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। सो आपके पास कुछ ना कुछ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए जो आफ्टर रिटायरमेंट आपका खर्चा चलता रहे जिससे।
और इसका सबसे इजी तरीका होता है इंक्रीजिंग योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अगेन दो तरीके के होते हैं, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एंड पर्सनल प्रोविडेंट फंड। आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर थ्रू योर कंपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए, वो अलग तरीके से एक फंड बनता जाएगा, सिक्योर होता जाएगा, आपकी सैलरी इन हैंड कम आएगी ऑटोमेटिकली और आपको अलग से डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और एल्स यू कैन मेक अ हैबिट कि हर महीने मेरे को 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपीज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आपको खुद का पर्सनल फंड है उसके अंदर डिपॉजिट करना ही है। इस तरीके से आपके साथ एक साथ बर्डन भी नहीं आएगा और धीरे 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 करके वो फंड जनरेट होता जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल है तो आपको किस चीज के लिए यूज करना चाहिए। फर्स्ट, फॉर सम मेडिकल कंटिजेंसीज, सेकेंड इज फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर, थर्ड इज फॉर योर रिटायरमेंट एंड फोर्थ टू रीपे एनी ऑफ योर हायर इंटरेस्ट रेट लोन्स। इन चारों में आप यूटिलाइज कीजिए अपने फंड्स को और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर इस वीडियो में दिए हुए टिप्स आपको अगर हेल्पफुल लगते हैं, डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट, please do not forget to press the like button and also subscribe to my channel. Thanks a lot.